एक महीने की ऊंचाई पर पहुंचा कच्चा तेल 3% की तेजी के साथ ब्रेंट $48 के पास क्रूड के दाम में स्थिर करने की कोशिश से आया उछाल। कच्चे तेल की तेजी से मिला अमेरिकी बाजारों को बूस्टर डोज। डाउ सहित तीनों इंडाइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर। यूरोपीय बाजारों में मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों की भी मिली जुली शुरुआत। इन्फोसिस को लगा ब्रेग्जिट से झटका। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने 30 करोड़ पाउंड के आईटी डील्स को किया रद्द। जानकारों को चला इन्फोसिस घटा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2017 का गाइडेंस। सिप्ला ने पेश किए खराब नतीजे। बिक्री 6% गिरी, मार्जिन भी घटा, लेकिन FY 17-18 में गाइडेंस का दायरा बरकरार। पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता। पेट्रोल के दाम ₹1 और डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटे। और धनलक्ष्मी बैंक की बैलेंस शीट पर रेटिंग एजेंसी फिच ने उठाए सवाल। बैंक ने जुलाई में नहीं चुकाया बॉन्ड पर ब्याज। बैंक की सफाई। RBI ने दी रकम बाद में चुकाने की सलाह। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप वागले साहब, PowerMyWealth.com के फाउंडर, और संदीप जैन भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन आप देखिए क्या संकेत हैं ग्लोबली, जबरदस्त तेजी के संकेत। हाईस पर, लाइफ हाईस पर यूएस के मार्केट ने समाप्ति दी है। यूरोप के बाजारों से भी कोई चिंता की बात नहीं। जहां भारतीय बाजारों को आज रिएक्ट करना है। कल जब भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन दूसरे बाजार क्योंकि हर्षदा जब चल रहे थे उन संकेतों पर, और SGX निफ्टी जरूर आपको 5 अंक नीचे दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको शुक्रवार के एडजस्टेड प्राइस से देखें तो आपको ऊपर ही दिखेगा। तो घबराहट की कोई बात नहीं है और कोशिश यही रहने वाली है शायद कि आज हम नए 52 वीक हाई को वापस छूने की कोशिश करें। उम्मीद यही है, खासतौर से लंबी वीकेंड के बाद, और जिस तरह का जोश ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला, और खासतौर से फ्राइडे को जिस लेवल पर हम जाकर टिके हैं कि 8700 की झलक देखी है, शायद उसी तरफ चाल बढ़ती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है, सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो चौतरफा खरीदारी का मूड वैसे भी बन चुका है और एक ग्लोबल मार्केट शायद एक और थम्स अप देंगे भारतीय बाजारों को। और कच्चे तेल ने देखिए जिस तरह से तेजी दिखाई है, ये भी मूड सुधारने का काम कर रहा है दुनिया भर के बाजारों का। तो क्या वो मोमेंटम शुक्रवार का कंटिन्यू रहेगा? आज किस तरह से आपको भारतीय बाजारों को अप्रोच करना चाहिए, चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ संदीप वागले साहब स्टूडियो में शामिल हैं। मॉर्निंग सर, बताइए क्या लग रहा है आज के लिए, कितनी तेजी हो सकती है, क्या है टारगेट्स? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे लगता है 8700 तो हम डेफिनेटली पार करेंगे। 8760 का मेरा आज का टारगेट है और 8610 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। बैंक निफ्टी मुझे लगता है नई जोन में जाना चाहिए। 19350 का मेरा टारगेट होगा और रेंज बैंक निफ्टी का होगा 18900 बॉटम होगा और 19350 जो आज या कल में आ जाना चाहिए। आपने जो 8760 का टारगेट दिया है, क्या आपको लगता है खुलते ही ये लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, या 8700 की तरफ वो चाल देखने को मिलेगी, या फिर ये पूरा दिन आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके खरीदारी करें और फाइनली हम देखेंगे वो 8760 का लेवल हिट होता हुआ? हर्षदा, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ओपन होते ही हम टारगेट पे जाएंगे, लेकिन अगर ओपन होते ही उसके पास चले जाए तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ओपन होते एक 20-30 पॉइंट के करेक्शन आ जाता है तो मैं लेने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। और वैसे देखें तो निफ्टी से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैटर्न ज्यादा क्लियर है, जो अपॉर्चुनिटीज वहां पर ज्यादा है। चलिए, तो कौन से वो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां आज आप पैसा बना सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। संदीप वागले जी की टॉप पिक भी आपके सामने हाजिर करेंगे, लेकिन आप देखिए हर्षदा, FII ने जिस तरह से खरीदारी करी है, मूड तो बाजार का इन्होंने ही सुधारा है। शुक्रवार के दिन 1203 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में कमिटमेंट आना, ये अच्छी बात मानी जाएगी। और इस पूरे महीने 6300 करोड़ रुपए के आसपास का कमिटमेंट उनका आ चुका है कैश मार्केट में। शुक्रवार का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी खरीदारी आना, 28 जुलाई के बाद सबसे बड़ी खरीदारी हमने आती हुई देखी है FIS की तरफ से कैश मार्केट में। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ अब संदीप जैन जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। बताइए, तेजी का सिलसिला बरकरार रहेगा? आप भी क्या इसी कैंप में? नहीं, तेजी तो रहेगी। ऐसा लगता तो है कि मार्केट बाय ऑन डिक्लाइंस है, बट रिस्क भी है मार्केट में। इन लेवल्स पे अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़े से अब महंगे लगने लग गए हैं, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं
और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 8750 से लेकर 8800 ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि नीचे जो एक अच्छा सपोर्ट लिया था और वहां से एक शार्प ये बाउंस आया 8550, दैट कैन बी अ गुड सपोर्ट फॉर कमिंग डेज। तो मेरे हिसाब से जो एफआईआईज की बाइंग है वो एक बहुत बड़ा फिगर है जिसको ट्रैक करना चाहिए, और वो लोग अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। जो आपने भी कहा पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज है, बट डोमेस्टिक क्यूज अब कोई बहुत ज्यादा बड़े दिख नहीं रहे। और प्लस आईटी की जो एक नेगेटिव न्यूज है, इनफैक्ट इन्फोसिस, हो सकता है कि बाकी आईटी स्टॉक्स पे भी कुछ नेगेटिविटी उसमें दिखाई दे, तो वहां पे वो लोग स्पॉइल स्पोर्ट के हिसाब से सामने आ सकते हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में जो ये झटका लगा है कि इन्फोसिस पर एक मेजर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो ब्रेक्सिट के बाद वो पहली डील है जहां पर रॉयल बैंक स्कॉटलैंड जो इनका एक बड़ा आईटी पार्टनर इन्फोसिस बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उन्होंने अपने प्लान्स चेंज किए और झटका आएगा। इस पर इनफैक्ट डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि कितना इंप्लीकेशन होगा, कितना वो स्टॉक टूट सकता है, और ग्लोबल जो विदेशी ब्रोकरेजेस है वो कितना डाउनग्रेड कर रहे हैं इन्फोसिस को। लेकिन जैसे संदीप और दोनों संदीप वागले, संदीप जैन कह रहे हैं कि ये मार्केट है जहां पर हर डिप पर खरीदारी करनी चाहिए, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको सबसे पहले रेडार पर रखने हैं अगर आज आपने वो ट्रेड लेना है? याद रखिए 8760 का टारगेट संदीप वागले ने दिया है, और उस टारगेट के साथ बताइए संदीप, अगर एक स्टॉक आपकी टॉप पिक क्या रहेगी जो आज आप ट्रेड में लेना चाहेंगे? अर्षदा, मैं जुबिलेंट लाइफ साइंसेस के साथ जाना चाहूंगा। इसमें डेली वीकली पैटर्न दोनों काफी पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा लंबा अरसा लूंगा, ना कि 2-3 दिन का व्यू लूंगा। एक 2 या 3 हफ्ते का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक 450 तक जा सकता है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 360। तो 10 से 15% की अपसाइड के लिए मैं प्ले करने की राह दूंगा। ओके, तो जुबिलेंट लाइफ ये होगा वो स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन। ये वागले साहब का टॉप पिक। लेकिन जैन साहब, आपका टॉप पिक कौन सा है? बताइए कौन सा शेयर आज आपने चुना है? देखिए, मैंने फ्रीडम स्टॉक्स आपके साथ ही शो किया था, और इनफैक्ट फ्राइडे के दिन था और उसके बाद चला भी है शो। तो मैंने उनमें 5 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। उनमें से मुझे नोसिल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। नोसिल इनफैक्ट एक पॉजिटिव न्यूज भी थी और बहुत बड़ा वॉल्यूम था इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी, और मुझे ऐसा लगता है कि नोसिल जैसा स्टॉक एक पुराना घोड़ा है इनफैक्ट, और बहुत पॉपुलर नेम है, और इस स्टॉक के साथ जाएं। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अभी भी। ऑलराइट, चलिए, तो नोसिल ये वो स्टॉक है जहां 5 स्टॉक बताए थे हमारे एक्सपर्ट ने, श्रीराम सिल्क, हेरिटेज फूड, ग्रोअर एंड व्हील, नोसिल और गैब्रियल। अगर उन 5 में से अगर आपको एक चुनना हो आज के लिए तो वो नोसिल हो सकता है। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी के टॉप पिक्स भी हम आपको कुछ ही देर में अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स के बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बाकी एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। राकेश बंसल की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई, तेजी करने की राय है उनकी। 8740 के ऊपर निकल सकता है। 8619 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं केआर चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया भी कह रहे हैं कि निफ्टी में आप तेजी ही करके चले। 8672 पर खरीदारी आपने करनी है जो पिछला क्लोजिंग प्राइस था, और 8722 का टारगेट इन्होंने दिया है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप 8657 पर लगाएंगे। और जय ठक्कर की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर, शेर खान के, वो भी कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड की पोजीशन सी बनाएं। 8737 आज का टारगेट है। आपको बता दूं 872352 वीक हाई है, उसके ऊपर निकलेगा, ये इनकी राय है। 8603 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। और साथ ही आशुतोष सरना भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, और यहां पर भी तेजी का ही कॉल है। इनका टारगेट है 8725 का, तो आप तेजी में उतरे और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 8640 पर। जो पुनीत किन्रा भी तेजी करने की बात कह रहे हैं। 8720 से 8750 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 8610 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट देखिए आज बुलिश है, बल्कि हमारे दोनों संदीप जो हैं, संदीप जैन और संदीप वागले साहब, वो भी बुलिश हैं। खरीदारी करने की राय आ रही है, और 8700 के ऊपर हम आराम से खुलेंगे और उसके बाद और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा अच्छी तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फोकस रहेगा आज एक सेक्टर पर, वो है टेक्नोलॉजी। जैसे इन्फोसिस की बात हमने की, और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितना बड़ा झटका रहेगा अगर आरबीएस की वो डील
अब पानी में जाती हुई दिखाई दे रही है। FII ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, और शायद FI 17 के लिए अगर इनको गाइडेंस घटाना है, जो वैसे भी कमजोर गाइडेंस इन्फोसिस ने दिया था, कितना बड़ा डाउन साइड रहेगा, ये इनफैक्ट ड्राइविंग फैक्टर है सकता है आज मार्केट। चलिए, तो इन्फोसिस के अलावा और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, सब हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टॉप 5 हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो 5 शेयर हैं जहां पर आपकी आज नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। तो सबसे पहला शेयर रहेगा धनलक्ष्मी बैंक का आपके रेडार पर। बैंक ने बॉन्ड्स पर ब्याज नहीं चुकाया है और इस पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। ये फिच रेटिंग्स की ओर से खतरे की घंटी सुनाई दी है और ये स्टॉक रहेगा आज रेडार पर। तो पहले केयर ने डिफॉल्ट की रेटिंग दी, उसके बाद फिच भी खतरे की घंटी बजा रहा है, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, लेकिन नजर रखिएगा पेट्रोनेट LNG पर भी। जी हां, दहेज में LNG टर्मिनल की जो क्षमता है वो 10 MMTPA से बढ़ाकर इन्होंने 15 MMTPA कर दी है, तो यहां पर एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी सेंटीमेंट के लिहाज से। जी हाँ, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर जोर, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में बड़े बदलाव आते हुए दिखाई देंगे और ये होंगे 30 सितंबर से। तो 4 स्टॉक्स है जो आपके रेडार पर रहेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो हिस्सा बनेंगे उसमें इंटरग्लोब एविएशन और पिरामल एंटरप्राइजेस शामिल है, लेकिन इस इंडेक्स से बाहर निकलने वाले हैं REC और रिलायंस कम्युनिकेशंस, तो इनके लिए एक नेगेटिव खबर है, तो यहां पर दबाव देखने की पूरी संभावना, और इंटरग्लोब एविएशन और साथ ही साथ पिरामल एंटरप्राइजेस में तेजी की उम्मीद। और कच्चे तेल में जिस तरह से जबरदस्त उछाल पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है, नजर रखिएगा आज ONGC और ऑयल इंडिया पर पॉजिटिव साइड पर। जब कच्चा तेल गिरता है तो KN, ONGC, ऑयल इंडिया गिरते हैं, जब बढ़ता है तो यहां पर ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने के लिए। तो आज इनके लिए अच्छा दिन हो सकता है, क्योंकि आप देखिए रशिया जिस तरह से अब मान रहा है, बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और रशिया और सऊदी अरब के बीच में अगर बातचीत होती है कच्चे तेल की जो कैपेसिटी है उसको रोकने के लिए और ना बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन कट करने के लिए, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रह सकता है इन कंपनियों के लिए, यहां पर रखिएगा नजर। और 5वां स्टॉक रहेगा GMR इंफ्रा। मलेशिया की तनागा नेशनल के साथ इन्होंने जो डील की थी उसको कंपटीशन कमीशन की ओर से मंजूरी मिल गई है, फाइनली गो हेड मिल गया है। याद रखिए मई में इन्होंने तनागा नेशनल के साथ ये डील की थी और ये लगभग $30 करोड़ की डील हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर की अब बात करते हैं और वो है इन्फोसिस के लिए एक बड़ा झटका। अब देखिए ब्रेग्जिट जिस तरह से हुआ और अब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड कह रहा है कि वो यूके में विस्तार नहीं करेंगे, ये एक मुश्किल की बात हो सकती है इन्फोसिस के लिए। क्या है पूरी खबर, किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस शेयर पर, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, सब पर बात करने के लिए CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, आपने सही कहा, ब्रेक्जिट की पहली बड़ी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। RBS यानी कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इस बैंक की योजना थी कि यूके में एक सेपरेट स्टैंडअलोन बिजनेस या स्टैंडअलोन बैंक फ्लोट करेंगे जिसका नाम था विलियम्स एंड ग्लेन, WNG के नाम से ये स्टैंडअलोन बैंक का नाम रखा गया था। पर अब ये RBS ने रद्द कर दी है योजना। क्यों ये रद्द कर दी है? एक तो ध्यान रखें, तमाम डेवलप्ड मार्केट्स में ब्याज दरें इस समय बहुत मिनिस्क्यूल छोटी हैं, लो इंटरेस्ट रेट रिजीम देखने को मिल रहा है, उसके चलते फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे वैसे ही दबाव देखने को है, और साथ साथ ब्रेक्जिट के चलते तो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, खासतौर पे उन बैंक्स में जो कि यूके बेस्ड हैं जैसे कि RBS। इसीलिए ये इन्होंने अपनी जो स्टैंडअलोन बैंक खड़ी करने की योजना थी उसे रद्द कर दिया है। अब ये जो बैंक लाने वाले थे उसके लिए इन्होंने एक 5 साल का टेंडर फ्लोट करा था जिसे IBM और इन्फोसिस ने जीता था। कुल मिलाकर करीब 300 मिलियन यूरोज का ये ऑर्डर था, जिसमें कहा जा रहा था इन्फोसिस एक बड़ा पार्टनर होता जिसके पास 200 मिलियन यूरोज अगले 5 सालों में आने थे, तो उस हद तक की हिट इस कंपनी को झेलनी पड़ेगी। आशीष, जो आप कह रहे हैं कि एक लार्ज हिट रहेगा, लेकिन क्या इतना प्रेशर बढ़ जाएगा? याद रखिए वैसे भी इन्फोसिस ने कमजोर गाइडेंस खड़ा किया है, तो इस डील के हाथ से निकलने के बाद या फिर इसके खारिज होने के बाद क्या इन पर दबाव रहेगा कि ये फिर से अपना गाइडेंस रिवाइज करें नीचे की ओर? और लार्जली ब्रोकरेजेस का आपके बीच फीलर क्या है, क्या ये एक मेजर सेल कॉल रहेगा आज? देखिए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें पैक किया जा रहा है कि इन्फोसिस का करीब 200 मिलियन यूरोज के आसपास का हिस्सा, यानी कि एनुअल रन रेट एनालिस्ट मान रहे हैं
40 से 50 मिलियन यूरोस के आसपास होगा। ये कंपनी अपनी गाइडेंस मिलियन डॉलर्स में देती है, तो मैंने क्या करा, 50 मिलियन यूरोस को डॉलर में कन्वर्ट करा, तो ऑलमोस्ट 56 मिलियन डॉलर्स के आसपास का सालाना हिट देखने को मिलेगा। आपने सही कहा, इन्फोसिस ने वैसे ही Q1 में बड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिया था 4 अच्छे क्वार्टर्स के बाद, और उस कमजोर परफॉर्मेंस के बाद इस कंपनी ने अपनी पूरे साल की जो डॉलर रेवेन्यू की गाइडेंस थी उसे रिड्यूस कर दिया था। 11.5 से 13.5% जिसे रिड्यूस करके 10.5 से 12% कर दिया था। अब ज्यादातर एनालिस्ट मानते हैं आरबीएस का जो डील खत्म हुई है ये ऑलरेडी गाइडेंस में फैक्टर्ड इन या प्राइस्ड इन नहीं थी। अगर हम मान लें ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन नहीं थी तो मेरा कैलकुलेशन दिखाता है कि 10.5% का जो लोअर गाइडेंस था और वो फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा इस $56 मिलियन को एडजस्ट करने के लिए, और वो 9.91% पे आ जाएगा, यानी कि शायद एक सिंगल डिजिट में ग्रोथ इन्फोसिस इस कैलेंडर ईयर में पोस्ट करता हुआ नजर आए, तो दिक्कत की बात कंपनी के लिए। बिल्कुल, तो दिक्कत की बात है। शुक्रिया आशीष। देखना होगा आज ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है और दूसरी आईटी कंपनियां किस तरह से रिएक्ट करती हैं। शुरुआत में कार्यक्रम के हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो हैं संदीप जैन जी, वो भी कह रहे थे आज ये वो ऐसा स्टॉक है जो फोकस में रहेगा, लेकिन हर्षदा एडीआर देखिए कुछ खास रिएक्शन दिखाया नहीं, 0.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है, तो देखना होगा आज ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। बागले साहब से पूछते हैं चार्ट्स कैसे लगते हैं। बागले साहब इसका भी चार्ट देखकर बताइए, और ये बताइए टीसीएस ने 2016 में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। टीसीएस 2016 में 12% ऊपर है, इन्फोसिस 4% कमजोर है। क्या कोई पेयर ट्रेड आपके हिसाब से बैठ सकता है यहाँ पर? हेमंत बिल्कुल बैठ सकता है। इन्फोसिस शायद वन वे ना ब्रेक हो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है जो कि 1054 1055 है। 5-7 रुपए अगर वो ब्रेक करता है तो सीधा 20-25 रुपए का डाउन साइड हमको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टीसीएस में मेरा आज का बाय है जो मैं कवर कर लूं। टीसीएस में क्लियर ब्रेकआउट हुआ है डेली और वीकली चार्ट्स में, तो मुझे लगता है टीसीएस लगभग 2800 की तरफ जा सकता है और 2708 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और एक पेयर ट्रेड जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, जहां पर टीसीएस में आप तेजी करें और इन्फोसिस बेचे और इन्फोसिस में आगे गिरावट रहेगी, लेकिन सेंटिमेंटली संदीप आप इसी पर चर्चा कर रहे थे कि एक मेजर हिट रहेगा और पूरे शायद सेक्टर पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे आशीष ने कहा कि सब 10% यानी कि 9% के आसपास वो गाइडेंस अगर आता है ये तो बहुत बड़ा झटका रहेगा। वैसे भी हमने देखा है टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों के हाथ मूड जो है पूरी तरह से बदल गया है। कितने डाउनसाइड की गुंजाइश है फिर इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद इन्फोसिस में? देखिए मुझे एक आगाज लगता है ये कि जिस तरीके से ब्रेक्सिट हुआ है और उसका ये जो रिएक्शन है, ये ऐसे और कई न्यूज ऐसी लगती है कि आएगी, एक जस्ट बिगिनिंग लग रहा है मुझे। तो मैं उस हिसाब से उस नजरिए से इस चीज को देख रहा हूं। और इन्फोसिस ने हालांकि इस रिजल्ट्स के बाद जो गाइडेंस दिए थे वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सारी चीजें उनके ऑलरेडी हो और ये मार्केट में भी डिस्काउंटेड हो सकती है ये, क्योंकि जिस तरीके से ईडीआर्स की जो प्राइसेस है इन्फोसिस की वहां पे वो रिकवरी आई है और बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। और एक चीज और है जो मैं संदीप वागले जी के साथ पूरी सहमति रखता हूं कि अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा है और वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी भी ये 15-16 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। तो इन्फोसिस जैसा क्वालिटी स्टॉक अगर इन लेवल्स पे चलता है तो अननेसेसरीली एक पेयर ट्रेड के हिसाब से शॉर्ट किया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 फिगर का 1000-1025 ये एक रेंज होगा जहां पे ये सपोर्ट ले लेगा और उन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो जाएगा और नए क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और वहां नई गाइडेंस आएगी तो हो सकता है कुछ सही हो। बट ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा और आज भले ही नहीं हो मार्केट में, बट धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं और ऐसी न्यूज बनेगी तो कॉशियस रहना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस। और ओवरऑल मुझे लगता है ब्रेक्सिट का नेगेटिव इंपैक्ट की बिगिनिंग है। जी चलिए, तो फिलहाल नजर रहेगी आज इन्फोसिस कैसे खुलता है और उसके बाद किस तरह से चलता है। फिलहाल टॉप पिक एक और हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया आपको, वागले साहब ने, जुबिलेंट लाइफ के बाद उनकी टीसीएस है। टीसीएस में आप तेजी कर सकते हैं, लेकिन संदीप जैन जी के बाकी के टॉप पिक्स कौन से हैं? एक स्टॉक तो उन्होंने भी बताया, नोसेल। बाकी स्टॉक्स कौन से हैं ये बताएंगे आपको। और ओवर द वीकेंड जिस तरह से फार्मा कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए इस पर भी चर्चा करेंगे। वो खाड़ के कमजोर नतीजे थे, लेकिन डीवीज लैब ने काफी जबरदस्त नतीजे पेश किए। 2 और छोटी फार्मा कंपनी है, मार्क्सन, ऑर्किड, हॉरिबल नंबर्स थे। इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। जी आप, हम फार्मा शेयरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और नतीजा जो कमजोर आया वो द वीकेंड, वो है जेट एयरवेज का नतीजा। आपको याद होगा इंटरग्लोब के नतीजे भी कमजोर थे और जेट ने भी कमजोर नतीजे ही पेश किए हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट दोनों में कटौती देखने को मिली है, दोनों में कमी देखने को मिल रही है। और आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.5% से घटकर 7% पर आ गए हैं। जैन साहब, अपेक्षाएं तो बहुत की जा रही थी इन सारी एयरलाइन से कि अच्छे नतीजे पेश करेंगी ये, लेकिन इंटरग्लोब के बाद जेट के नंबर्स भी कमजोर। इस सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है और जेट के लिए कॉल दें आज का क्या होगा? देखिए, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कभी भी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव नहीं रहा, और बुलिश तो दूर की बात है, क्योंकि प्योरली क्रूड ऑयल प्ले है और क्रूड भी कहीं ना कहीं अब ऐसा हो गया कि जो पॉजिटिव न्यूज क्रूड के फ्रंट पे आने वाली थी वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुकी है और डाउनसाइड बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। और कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट है क्रूड, अगर इंडियन टर्म्स में एमसीएक्स के भाव से बात करें तो करीब 2800 के लगभग एक सपोर्ट ले लेता है, तो यहां से वापस से तेज हो रहा है और नाइमेक्स और ब्रेंट क्रूड वापस से तेजी दिखाए हैं, जो कि आपने शुरुआत में कहा था 3 से 4 दिन में। तो मुझे तो लगता है कि अब आगे नेगेटिव न्यूज और है, बट और ओवरऑल ट्रेडिंग स्टॉक्स है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो वैसे भी अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। आज ऑफकोर्स नतीजों के बाद निराशा हाथ लगती हुई दिखाई देगी। याद रखिए, वायदे बाजार के बैन में अभी भी शामिल है, तो देखना होगा कि कितना डीपर कट वाकई में आता है। मुनाफा 74% घटा है इस तिमाही में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जैसे आपको वादा किया है फार्मा कंपनियों पर हमारी चर्चा जरूर होगी आगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि एफआईआई ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से शेयर हैं, उनका कॉल क्या बन रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया जेट के काफी नतीजे कमजोर हैं और कच्चा तेल भी देखिए जिस तरह से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में उछाल दिखा रहा है। संदीप जैन साहब भी इसके ऊपर बेरिश हैं। पूछते हैं वागले साहब तो किस तरह के टारगेट्स इसमें नीचे नजर आते हैं आज के दिन? वागले साहब, आप भी बेरिश हैं स्टॉक पर? हेमंत, एक्चुअली 2-3 हफ्ते पहले इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी जो 620, 630 तक जाके वो फिजल आउट हुई। आई थिंक पिछले मंगलवार को जब 560 ब्रेक हुआ था तभी क्लियर था कि और नीचे डाउन साइड्स है। और करंटली एट 540 मुझे लगता है 511 का मेरा एक इमीडिएट टारगेट है जो शायद आज ही ओपन में ही आ जाए। और अगर वो ब्रेक करता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। वीकली चार्ट्स के हिसाब से 470, 480 का एक टारगेट बनता है जो अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में आ सकता है। चले तो आगे एक क्रूशियल डाउनसाइड की पूरी संभावना 470, 460 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और बीते हफ्ते ही यहाँ पर संदीप ने कहा था कि 560 के नीचे जाएगा और आज देखिए वो काउंटर 540 पर खड़ा है और खराब नतीजों के बाद यहाँ पर धक्का जरूर लगेगा। लेकिन देख लेते हैं और अब एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेज के रेडार पर कौन कौन से शेयर आए हैं, उन्होंने अपनी क्या राय दी है मार्केट पर और स्टॉक्स पर खासतौर से। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, बताइए सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स के बाद क्या आउटलुक है और ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या कहा है? जी, सबसे पहले तेजी की कॉल से शुरुआत करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है एसबीआई पर और इनका मानना है कि एसेट क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिला है और सभी सेगमेंट के स्लिपेजेस में कमी देखने को मिली है। लक्ष्य बढ़ाकर 300 कर दिया, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 23% का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है, बाय कॉल की रेटिंग दी है स्टॉक में और टारगेट प्राइस भी 280 से बढ़ाकर 295 का दिया है। सीएलएसए ने भी आउट परफॉर्म से बढ़ाकर बाय की रेटिंग दी है और लक्ष्य 220 से बढ़ाकर 300 कर दिया, यानी कि करीब 23 से 24% का अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर बेरिश भी हैं। क्रेडिट स्विस का कहना है कि ज्यादा प्रोविजन की वजह से FY 17-18 में कंपनी के EPS और ROE पर असर देखने को मिल सकता है। अंडरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 155 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 36% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वहीं मैक्वारी की भी रिपोर्ट आई है SBI पर, अंडर परफॉर्म का कॉल दिया है और टारगेट 178 का, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 30% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट स्विस और मैक्वारी बेरिश, सीएलएसए, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बुलिश। लेकिन ये वो ऐसा स्टॉक है जिसने बाजार का मूड बनाने का काम किया था। शुक्रवार को के दिन आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अगले साहब, शॉर्ट कवरिंग का भी हाथ है इस तेजी में। साफ तौर पर आप देखिए क्या 7% से ज्यादा का उछाल, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है या आपको लगता है कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश करें तो अब पैसा बनेगा? इस पर भी कॉल दीजिए, क्योंकि मैं एक्सिस बैंक देख रहा हूं, यहां पर आप खरीदारी करने की राय दे रहे हैं।
हेमंत, प्राइस पैटर्न देख के मुझे तो ऊपर के लेवल्स दिखते हैं। 243 7%। ज्यादातर आपकी बात सही है, एसबीआई इतनी मोमेंटम दिखाता नहीं है, लेकिन जब चलता है तो वन वे चलता है। मुझे लगता है ये 265 270 तक जा सकता है। हाँ, चॉइस अगर है तो मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें जस्ट शुरुआत चालू हुई है, इसमें ऑलरेडी 7% गया है, लेकिन एसबीआई में बेरिश होने का कोई संकेत नहीं है। चलो, तो एक प्रेफर्ड बाय इस समय एक्सिस बैंक है। संदीप की इनफैक्ट तीसरी पिक रहेगी, 621 का टारगेट। लेकिन एसबीआई जिस तरह का रिएक्शन फ्राइडे को देखने को मिला, वो रन रेट जारी रह सकता है, और जैसे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि 300 तक के टारगेट आएंगे, वो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है। यहां पर फिलहाल संदीप 265 से 270 का कॉल दे रहे हैं। लेकिन फार्मा कंपनियां, यहां पर हमने देखा है फ्राइडे से ही काफी ज्यादा एक्शन, ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आए, जिसमें सन फार्मा, ग्लेनमार्क, सिप्ला शामिल थे। और उसके बाद हमने देखा है सैटरडे को एक लंबी लिस्ट है मिड कैप कंपनियों के जिनके नंबर्स आए, उस पर आएंगे जरूर। लेकिन ये जो फ्राइडे का परफॉर्मेंस था सन फार्मा, सिप्ला और ग्लेनमार्क का, पूजा इस पर बताइए, अब एफआईआई ब्रोकरेजेस की ओर से क्या राय बन रही है? कौन सा स्टॉक रखा जा सकता है, कहां से वो एग्जिट या फिर अपनी रेटिंग घटा रहे हैं? जी, शुरुआत सिप्ला के स्टॉक से करेंगे। मॉर्गन स्टैनली बेरिश साउंड कर रहा है, अंडरवेट की रेटिंग दी है स्टॉक में, और 440 का लक्ष्य दिया है, यानी कि करीब 14% की गिरावट इस स्टॉक में देखने की उम्मीद है। लेकिन बाकी दो हाउस, जो ब्रोकरेज हाउस है, वो बुलिश साउंड कर रही है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, इसमें उनका कहना है कि एफआई 17 कंसोलिडेशन का साल होगा और एफआई 18-19 में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अंडर परफॉर्म से रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की दी है, और टारगेट भी 515 से बढ़ाकर 550 कर दिया है। और नमूरा ने भी बाई कॉल दिया है स्टॉक पर, और टारगेट प्राइस भी 549 से बढ़ाकर 605 का दिया है। इसके अलावा ग्लेनमार्क की बात करें तो नमूरा और मॉर्गन स्टैनली बुलिश हैं इस काउंटर पर। नमूरा ने बाई कॉल दी है, टारगेट प्राइस 1009 से बढ़ाकर 1086 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पर टारगेट प्राइस अपना बढ़ा दिया है। कंपनी का मानना है कि ग्रोथ को देखते हुए आगे एक अच्छी यहाँ पर कंपनी में ग्रोथ देखने की उम्मीद है। ओवरवेट की कॉल दी है और टारगेट 1009 का दिया है। लेकिन सीएलएसए इस काउंटर पर बेरिश है, यहाँ पर 10% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इनका मानना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैलेंस शीट में काफी और ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। और आखिर में सन फार्मा के काउंटर की बात करें तो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, और टारगेट में भी कोई बदलाव नहीं है, 880 का लक्ष्य यहाँ पर बरकरार रखा है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो सन फार्मा पर अपनी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, और टारगेट प्राइस 766 से बढ़ाकर 868 का दिया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम फार्मा कंपनी और ग्लेनमार्क, सन फार्मा के नतीजे आ चुके थे। शुक्रवार को सिप्ला के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, तो सिप्ला ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से आज, क्योंकि ये रिएक्शन दिखाएगा। साथ ही जो इनके एमडी और ग्लोबल सीईओ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वो एक और खबर है जो सिप्ला के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि पूजा आपको बता रही थी, सीएलएसए और नमूरा ने अपग्रेड किया है, तो इस अपग्रेड के चलते आज क्या तेजी सिप्ला में देखने को मिल सकती है, पूछते हैं बागले साहब से। बागले साहब, सिप्ला तो बताइए, साथ ही डिवीज लैब के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। इन दोनों में अगर एक शेयर चुनना हो तेजी करने के लिए, तो वो कौन सा लगता है आपको चार्ट पर देखकर? हेमंत, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डिवीज लैब वेरी क्लियर, हाँ, मतलब 1140 में काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, और जिस तरह से फ्राइडे को मूव निकल गई, आई थिंक 1194 का बंद है, मुझे लगता है ये 1260 तक जा सकता है। तो सिप्ला हल्का सा मैं माइंडली बेरिश कहूंगा, लेकिन डिवीज लैब में मुझे लगता है तेजी की जा सकती है। 1170 का स्टॉप लॉस रख के 1260 की टारगेट्स के लिए कुछ दिनों का व्यू होगा। डीवीज एक प्रेफर्ड पिक रहेगी। यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा था तिमाही का, और उसी के चलते स्टॉक में आज तेजी रहेगी। लेकिन सिप्ला से निराशा हाथ लग सकती है, फिर माइल्डली पॉजिटिव रहेगा। संदीप जैन, सिप्ला तो इनफैक्ट आपने नंबर काफी क्लोजली पढ़ा होगा, साथ ही आपने वॉकहार्ट के भी नतीजे देखे हैं। बहुत ही भयानक परफॉर्मेंस देखा गया है इस बारी, लगभग 82% की गिरावट मुनाफे में आती हुई दिखाई दी है, इनकम में दबाव है, मार्जिन काफी ज्यादा पिटते हुए दिखाई दिए हैं। वॉकहार्ट कितना और पिट सकता है, क्योंकि ये देखिए काउंटर एक मेजर ड्रैगर रहा है। देखिए, ये तो बहुत ही डेंजरस काउंटर है। वैसे भी देखिए, वॉकहार्ट हमेशा जाना गया है वॉलेटिलिटी की वजह से, नीचे ऊपर, और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स ने हाथ जलाए हैं पास्ट में भी, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को वैसे अवॉइड ही करे तो अच्छा है, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स वैसे ही बहुत रिस्की हो गए थे पिछले दो, डिफेंसिव माने जाते हैं बट ओवरऑल बहुत रिस्की है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर्स, यूएस एफडीए, और ये सारी चीज़ों की जो रिस्क है, और ओवरनाइट रिस्क बहुत बड़ी रहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत
सूझबूझ के साथ और बहुत समझ के फार्मा स्टॉक्स में निवेश करें। मुझे जो अभी वागले जी भी कह रहे थे और मुझे डीवीज लैब, इनफैक्ट जिस दिन ल्यूपिन के रिजल्ट थे और उस दिन मैंने इनफैक्ट मैं था शो में, और मुझे डीवीज लैब उस दिन भी ल्यूपिन को जब एनालिसिस कर रहा था तो ओवरऑल अभी भी सस्ता लगता है। डीवीज लैब है, ग्रैन्यूल्स इंडिया 2 रिजल्ट के बाद पिटाई हुई है स्टॉक की, बट ओवरऑल ग्रैन्यूल्स इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो नई एंट्री हुई है इस पर्टिकुलर कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स में, वहां पे बहुत अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट में कंपनी ने एंट्री ली है, तो मुझे लगता है आगे जाके बहुत बेहतरीन होना चाहिए ये चीज। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया है और डीवीज लैब है, और एक पर्टिकुलर स्टॉक है सिंजिन जो कि बायोकॉन की एक, समझ लीजिए कि एक टाइम पे बराबर नया आईपीओ आया हुआ है और बायोकॉन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी और दोनों बराबर चलते थे भाव में, और अब सिंजिन बेहतरीन कंपनी और रिसर्च सर्विसेज देती है तो सर्टेनली और बेटर पी मल्टीपल मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो अगर फार्मा में निवेश करना है तो सिंजिन, ग्रैन्यूल्स, ये 2 स्टॉक पसंद है, लेकिन आज फार्मा कंपनियां खुलते ही रडार पर आपके जरूर होनी चाहिए क्योंकि न सिर्फ वोखार्ड, मार्क्सन फार्मा, ऑर्किड फार्मा, अब खराब नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। तेजी की साइड पर सिप्ला, थोड़े ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स और डीवीज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए अब कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। सुमित बगाड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर। उनसे पूछते हैं एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार को जिस तरह से तेजी बनी है, ये बताइए अब क्या ऊपर के दायरे और खुल रहे हैं बाजार के लिए, और आपका टारगेट क्या है निफ्टी पर आज? हाय, गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल यस, एब्सोल्युटली। जिस हिसाब से हमने मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और जिस हिसाब से हमने मूव देखा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, लास्ट मूव हमको देखने को मिला है फ्राइडे को तेजी का, जिसके अंदर 70-80 पॉइंट की हमको तेजी देखने को मिली है। अभी इमीडिएटली अगर हम देखने जाएंगे तो यस एब्सोल्युटली प्रेजेंट लेवल से एक बार तेजी बन सकती है, बट अब थोड़ा कॉशियस रहना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक करेक्शन बनेगा जिसके अंदर एक हैवी करेक्शन हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 1-2 दिनों के लिए अगर निफ्टी ने किसी ने बाय लेना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8580 का रखना होगा और ऊपर में इमीडिएटली 8730 जो कि रिसेंट हाइज है उसके आसपास का पहला पड़ाव होगा, और जैसे ही 8730 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमें ऊपर में 8800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जब तक कोई फ्रेश बिकवाली या मंदी के संकेत नहीं मिलते तब तक एक बार तेजी में रहे, बट कॉशियसली ट्रेड करें। 8580 का फिलहाल स्टॉप लॉस, और ऊपर में 8730 तोड़ते ही 8800 तक के मूव्स हमको 2 से 3 दिनों में शायद देखने को मिल सकते हैं। आप निफ्टी में कह रहे हैं कॉशियसली ट्रेड करें, सतर्क रहें क्योंकि बाजार कभी भी घूम सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? सुमित, क्या आपको वहां पर भी उतना ही कॉशन दिख रहा है या फिर पिछले हफ्ते की क्लोज के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर निजी बैंकों में जो खरीदारी हुई है उसके चलते? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल यस एब्सोल्युटली, बैंक निफ्टी ने वैसा मूव अभी तक नहीं दिया है, बट लास्ट फ्राइडे का मूव अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक लोअर लेवल से निफ्टी से ज्यादा और अच्छी तेजी देखने को मिली है, स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। बैंक निफ्टी में नो डाउट ऊपर में इमीडिएटली 19100 और 19150 के आसपास का एक पड़ाव जरूर है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसके अंदर एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है जिसके अंदर 19400 19500 तक के लेवल्स हमको इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इंट्राडे में अगर 18850 या 18800 के आसपास मिलता है तो एक बार 18700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 19150 का पहला पड़ाव है, वो ब्रेक करेगा तो 19300-400 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है, बट इसके अंदर भी कॉशियस तो रहना ही चाहिए क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो ये सब साथ में ही चलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी। फिलहाल अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है, 1-2 दिन के लिए तेजी करके चले, 18700 स्टॉप लॉस, ऊपर में 19150 और 19300 तक के टारगेट मान के चले। चलिए, तो तेजी करें लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ ही, ये राय हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स को हम जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे उनके टॉप पिक्स क्या हैं। इसके अलावा काफी सारे और टॉपिक्स भी हैं सुमित बगड़िया के, उनसे पूछेंगे वो कहां बुलिश या बेरिश हैं, और संदीप जैन के भी टॉपिक्स अभी बाकी हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक टॉपिक और है, वागले साहब का किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इसमें, जिस तरह से शुक्रवार को दमदार तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली थी। इस सब पर बात होने वाली है एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे सारे जानकार हमारे साथ हैं, संदीप वागले, संदीप जैन, सुमित बगाड़िया और एक और जानकार हमारा साथ अब देंगे कुणाल सरावगी। आप कुणाल, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट हम सभी जानकारों से पहले निफ्टी कॉल ले रहे हैं और 8700 के ऊपर का ही टारगेट है, तो आप भी क्या उतने ही बुलिश हैं?
बिल्कुल हर्षिता, मुझे लगता है कि ओवरऑल सेटअप बहुत पॉजिटिव है और एक देखिए जो कंसोलिडेशन पिछले सप्ताह हुआ उसके चलते काफी जो वीक हैंड लॉन्ग्स हैं वो मुझे लगता है सिस्टम से निकल गए हैं, तो बाजार अब अपनी नई रैली का इस रैली के नए लेग के लिए तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग करके चलना चाहिए। मेरा लक्ष्य जो निफ्टी पर इमीडिएट टारगेट है वो मुझे 8750 का स्पॉट पर लेवल लगता है। एक स्टॉप लॉस मेरी राय में 8625 के आसपास रखें तो आज या कल में ही आपको 8750 आते हुए दिखेगा और संभावना इस बात की भी काफी प्रबल है कि इसके परे भी निफ्टी जा सकता है, तो 8800 तक बिल्कुल मुमकिन है कि निफ्टी चला जाए। चलिए, तो 8800 तक जा सकता है निफ्टी। सुमित बगड़िया भी यही कह रहे थे, यहां तक की तो तेजी बनती है। पूछेंगे कुणाल से उनके आज के बाकी के टॉपिक्स क्या हैं, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस अगले साहब क्या तेजी देखने को मिली? 6% भाग चुका है ये शुक्रवार के सेशन में। शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी यहां पर देखने को मिले हैं। क्या लगता है अभी और शॉर्ट्स बाकी हैं और ऊपर जाएगा क्या ये स्टॉक? आपका टारगेट क्या है आज के लिए? हेमंत, आज नहीं लेकिन 1-2 दिन के लिए मेरा टारगेट है 585। वैसे ये मेरा और दोनों एक्सिस बैंक ऑल्सो मेरा ये BTST था फ्राइडे को, जो मुझे लगता है मैं 1-2% में वो BTST का कॉल होता है, लेकिन ये दोनों स्टॉक मुझे बड़ी मुंह आते हुए लगता है अगले 2 या 3 दिनों में। तो LIC में मेरा 540 का स्टॉप लॉस होगा और 585 का टारगेट होगा। ओके, चलिए, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस और एक्सिस बैंक पर बुलिश हैं संदीप वागले, लेकिन एक और फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक HDFC हैवीवेट सुमित बगड़िया ने पसंद किया है। बताइए सुमित, क्या टारगेट है आज के लिए? यस, एब्सोल्युटली हेमंत, हमने भी एक हाउसिंग फाइनेंस में स्टॉक चुना हुआ है HDFC। आई थिंक HDFC में एक हमें अच्छा मूव देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन में और थर्सडे के सेशन में भी। स्टॉक ने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 40-50 रुपए का मूव दिखा दिया है, बट प्रेजेंट लेवल से ऐसा लगता है कि इसमें और इतना ही मूव आना बाकी है। ऊपर में 1415, 1430 के लिए स्टॉक के अंदर तेजी की जा सकती है। 1382 की क्लोजिंग है, 1382 से 1370 के बीच में इंट्राडे में जब भी मिलता है बाय कर सकते हैं HDFC को। 1350 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 1430 आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए टारगेट होने चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है, तो एक बार तेजी में रह के बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो HDFC में भी तेजी की पोजीशन 1415 से 1430 के टारगेट। इनफैक्ट कुणाल, आपको भी एक बैंक पसंद है, तो आपकी टॉप पिक के लिहाज से कौन सा शेयर है ये और क्या टारगेट्स दे रहे हैं? देखिए हर्षिता, मुझे यस बैंक बहुत पसंद है। जिस तरह का मूव हमने फ्राइडे को आते हुए देखा, जिस तरह का एक लंबा अप ट्रेंड इसमें चल रहा है और उसके बावजूद इतने बड़े मूव को ये दिखा पाने में सफल है, तो ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम का संकेत है। इन स्तरों पर देखिए आम साधारण निवेशकों के लिए इस शेयर में खरीद कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बावजूद उसके आप इसमें इतनी बड़ी तेजी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बहुत स्ट्रांग हैंड्स की बाइंग हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ 350, 375 के लेवल आते हुए दिखेंगे, तो इस स्तरों पर खरीदने की राय है। एक स्टॉप लॉस 1275 के आसपास है। ऑलराइट, चलिए, तो इस पर रखिए नजर। संदीप जैन जी से जानता हूं फ्यूचर कंज्यूमर का स्टॉक उनको कैसा लगता है, उसके बाद पूछूंगा वागले साहब से इसके चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं। फ्यूचर कंज्यूमर के नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, रेवेन्यू में जिस तरह से अच्छा इजाफा देखने को मिला है, आप देखिए उसके चलते अब ये एबिटा लॉस से एबिटा प्रॉफिट में आ गए हैं। 9.7 करोड़ का एबिटा लॉस था, 0.8 करोड़ रुपीस का एबिटा प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। और जैन साहब, मुंबई में और देश भर में जिस तरह से बिग बाजार ने महाबचत सेल शुरू करी है 15 अगस्त के चलते 13 तारीख से 17 तारीख तक, यानी कल तक ये सेल है और लोग काफी बढ़ चढ़कर इस सेल में हिस्सा ले रहे हैं, इस तरह के चैनल चेक्स से हमने पाया है। ये बताइए आपको ये स्टॉक कैसा लगता है और आज के लिए क्या कॉल है? ये अच्छा लगता था और जब सस्ता था तब बहुत अच्छा लगता था और अब इनफैक्ट ये चल चुका है और ओवरऑल 2-3 पॉजिटिव चीजें हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। जो आपने कहा ये सेल का और इंडिपेंडेंस डे की वजह से सेल्स इस ग्रुप में आई है और जो इन्होंने स्नैपडील के साथ किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बियानी साहब ऑनलाइन के अगेंस्ट में हुआ करते थे, बट इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एक सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की कि ऑनलाइन वालों के साथ टाई अप कर ले और स्नैपडील के साथ शायद उनका बहुत ही टाई अप कारगर भी रहेगा आने वाले दिनों में। तो बट ओवरऑल आई फील कि मैं जैसे कि मैंने एविएशन सेक्टर के लिए बोला था, वैसे ही मुझे रिटेल सेक्टर के लिए भी है कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश इन सेक्टर्स के लिए नहीं हूं। मुझे लॉन्ग टर्म में ये कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते नहीं है। ट्रेडिंग के लिए बात अलग है, छोटे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, बट ओवरऑल आई फील कि अवॉइड ही करे तो ज्यादा बेहतर रहता है इन सेक्टर्स। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की राय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या ट्रेडिंग के लिए भी निवेश की राय नहीं है? अवॉइड ही करना चाहिए, सामान जाकर खरीदे तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा सस्ता होगा।
होगा वो। बताइए वागले साहब। आई थिंक मैं संदीप जैन के साथ सहमत हूँ। एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि बात अच्छी है कि 20.70 जो काफी नियर है, ये शॉर्ट स्टॉप लॉस हो सकता है, उसके नीचे जाते हुए नहीं लगता है। लेकिन अपसाइड मुझे 23-23.50 के ऊपर जाते हुए नहीं लगता है। तो आप 8-10% परसेंटेज में गिना जाए तो बड़ा होता है, लेकिन 2 रुपए के लिए खेलने का मतलब नहीं है, तो मैं अवॉइड ही करूंगा। चले, दूर रहने की सलाह फिलहाल। भले ही वो नंबर्स अच्छे रहे हों, लेकिन बिग बाजार में शॉपिंग करने से ज्यादा फायदा आपके हाथ लगेगा, ये हमारे जानकारों की सहमति है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ढेर सारे और काउंटर्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, तो आप बने रहिए और लौटेंगे फटाफट। देखेंगे इन स्टॉक्स पर आप आज और एक एक्शनेबल ट्रेड ले सकते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया, संदीप जैन, संदीप वागले, और हम चर्चा कर रहे हैं उन कंपनियों के जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को और ओवर द वीकेंड आए हैं। और 2 नंबर्स जो मुझे अच्छे दिख रहे हैं वो है पेंट कंपनियों के नतीजे। शालीमार पेंट देखिए अच्छे नतीजे इसने पेश किए हैं, साथ ही एक्सो नोबल एक और बेहतरीन कंपनी, इसने भी देखिए नतीजे काफी अच्छे पेश किए हैं। जैन साहब, अगर आप देखें इस बार के नतीजों में जो हाइलाइट्स हैं वो पेंट स्टॉक्स हैं। इवन एशियन पेंट्स के अच्छे नतीजे थे, बर्जर पेंट्स के अच्छे नतीजे थे। ये बताइए पेंट सेक्टर में आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगती है, और इन दोनों कंपनियों के बारे में भी अगर आप राय दें। शालीमार पेंट्स देखिए 2 करोड़ के घाटे के मुकाबले 0.7 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है, और एक्सो नोबल के नतीजे भी काफी शानदार, मार्जिन 11% से बढ़कर 14% के पास आ गए हैं, मुनाफा 37.5% बढ़ा है। कैसे लगती हैं दोनों कंपनियां आपको? संदीप जैन जी, आपको आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, सॉरी हेमंत जी, ये सवाल मेरे से था। जी जी सर। हाँ, शालीमार पेंट्स देखिए सर्टेनली पेंट सेक्टर में वैसे काफी पुरानी कंपनी है, और कई बार ऐसी कंपनियां अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि बर्जर पेंट्स हो या एशियन पेंट्स हो, बर्जर को तो मैंने बहुत बार रेकमेंड किया हुआ आपके चैनल पे पहले भी, और एशियन पेंट्स ऑलरेडी जबरदस्त स्टॉक है, जबरदस्त ग्रोथ है, एक मतलब मिसाल है ये सारी कंपनियां। और एक्सो नोबल भी रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है। तीनों अच्छे चल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स है, ये लॉन्ग टर्म बेट्स हैं, और बिल्कुल जो निवेशित है वो निवेशित रहे, और आगे भी अगर जिनको लेना है तो कहीं भी अगर कोई करेक्शन आए तो सर्टेनली इन स्टॉक्स में एंट्री ले। बाकी शालीमार पेंट्स की अगर बात करूं मैं, तो सर्टेनली कंपनी बैक इनटू ब्लैक है, बट ओवरऑल आई फील कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं और बहुत ज्यादा क्वालिटी स्टॉक नहीं है ये एज कंपेयर टू दी अदर्स। तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के साथ रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, चलिए तो इन पेंट कंपनियों के ऊपर रखिए नजर। और भी काफी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को और सैटरडे और सोमवार को दिए हैं, इन सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको रुपए की ओपनिंग किस तरह से हो रही है, और स्टॉक 2020 का एक रिकैप भी पेश करेंगे। जी हाँ, पहला सौदा हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर।